हेलो, मेरा नाम है अनु गुप्ता एंड आई क्लियर जेई इन द ईयर 2001। पिछले 15 सालों से आईआईटी जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूँ मैं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का आईआईटीएंस या डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूँ। इन 15 सालों में मैंने कोटा और न्यू दिल्ली के कई सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया हुआ है और एट टॉप पोजीशंस भी मैंने यहाँ पर काम किया हुआ है। चलिए भी शुरू करते हैं हम आज के सेशन को, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इन फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का एग्जैक्टली क्या यूज है। ठीक है, इससे पहले कि हम इसको शुरू करते हैं, चैनल को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। और इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता था वो हमने अभी तक ये जाना है कि डिफरेंशिएशन होता था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, वेलोसिटी, अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकाल रहे हो यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो वो डिफरेंशिएट करके निकलती थी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या बेसिकली हम कह सकते हैं वो डी वाई बाई डी, अगर वाई और एक्स का ग्राफ है तो जो डिफरेंशिएशन था वो ग्राफिकली डी वाई बाई डी एक्स जो था वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप है उसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते थे इससे डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकाला। ठीक है, मतलब टेंजेंट डाली और टेंजेंट का एंगल निकाल लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और हमें पता चला कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो बेसिकली टैन थीटा होता है। इतनी बात हम लोग अभी तक देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधे सीधे मतलब अगर ए को डिफरेंशिएट करके, या देखा जाए तो अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पे आए तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके आप चेंज इन पोजीशन पे जा सकते हो। थोड़ा सा चेंज है, पोजीशन नहीं है, चेंज इन पोजीशन है। अभी आज ये सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर स्लोप होता है, डिफरेंशिएशन से मिलता है स्लोप। तो इंटीग्रेशन क्या देता है, वो एरिया देता है। कैसे आता है देखो, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि यहां पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का है कि लेट्स से थोड़ी सी देर के लिए, लेट्स से पहले 10 सेकंड के लिए एक बॉडी थी, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। पहले 10 सेकंड के लिए अगर मैंने कहा कि वो 2 मीटर पर सेकंड से चली, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो 10 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड से चली है तो वो इतनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई। तो सीधी सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि सर जो स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो आगे जाके हम जानेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज होती है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही चीज होती है। अब क्या हुआ, हमने कहा कि बताइए भाई इतनी देर में कितना चल गया। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं, क्योंकि बेसिकली टाइम मल्टीप्लाइड बाय, अगर डिस्टेंस निकालना तो टाइम इंटू स्पीड करना पड़ेगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो 20 आ जाएगा। यानी कि वो पहले 10 सेकेंड में 20 मीटर चल गया। अब खास बात यह है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता, मान लो कि ऐसा होता कि यहां पर 10 सेकंड तक तो 2 मीटर पर सेकंड से चला, फिर उसके बाद अगले 10 सेकंड तक यानी कि 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक मान लो कि वो 3 मीटर पर सेकंड से चला। अगर वो यहां पे 3 मीटर पर सेकंड से चला तो क्वेश्चन ये आता है कि उस केस में ये बताइए कि अब टोटल डिस्टेंस कितना चला। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई 10 सेकंड में 20 मीटर चला, अगले 10 सेकंड यहां से यहां तक जो डिस्टेंस था वो कितना था, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो 10 सेकंड था। इस 10 सेकंड में वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, हर सेकंड में 3 मीटर, तो 10 सेकंड में और 30 मीटर चलेगा। इसका मतलब बेसिकली अगेन डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, टाइम है 10 सेकंड, और इसका मतलब ये आ जाएगा 30 मीटर्स। और तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कुल मिला के वो पहले 20 सेकंड में कितना चला, तो पहले 10 सेकंड में चला 20 मीटर्स, अगले 10 सेकंड में चला और 30 मीटर्स, तो कुल मिला के जो टोटल एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 50 मीटर्स। ये बात सबके समझ में आ गई।
ठीक है, पहले 10 सेकंड में 20 मीटर, अगले 10 सेकंड में और 30 मीटर, टोटल चल गया वो 50 मीटर, 20 + 30। अगर मान लो चीज थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट हो जाती, फिर वो कहते हैं नहीं अगले 10 सेकंड में वो 1 मीटर पर सेकंड से और चला, तो हम कहते हैं ठीक है यार, उसमें क्या हो गया, अगर ये वाला जो टाइम है ये 30 सेकंड्स हो गया, मतलब और 10 सेकंड में वो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अगर वो अगले 10 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इस बात का मतलब क्या आएगा, इस बात का मतलब ये आया, ये आ गया, चलो मान लो 1 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब 10 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि 10 मीटर और, तो टोटल जो इसका डिस्प्लेसमेंट आया या जो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो जाएगा 60 मीटर, 20 + 30 + 10। मुद्दे की बात यहां पर ये आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं, हमने बेसिकली एक बहुत बढ़िया काम किया, और वो ये था कि हमने ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जब पूरा का पूरा एरिया निकाला, तो उस एरिया से हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाला, तो उससे हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब यहां पे एरिया निकालना आसान था। मान लो कि अगर एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जिस केस में ये हुआ कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, मतलब ये एक्सिस है वेलोसिटी और टाइम के, और उसमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ मान लो कुछ इस तरीके का अगर आ जाएगा, तो भी चलो ठीक है, मैं आसानी से यहां पे एरिया निकाल सकता हूं, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, तो एरिया निकल जाएगा। समस्या कब उत्पन्न होती है, समस्या तब प्रकट होती है जब आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया जाए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, और यहां पे जो ग्राफ आया वो मान लो ऐसा आ गया। अब दिक्कत यह है कि इस समय से लेके, मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम तक, ये टाइम है T1, ये टाइम है T2, इसके नीचे का एरिया कैसे निकालोगे भाई। पिछले केस में तो ठीक है, छोटी छोटी मीनारें बनी हुई थी, इसका इसका इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, या फिर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। ज्योमेट्रिकल शेप्स के एरिया तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ये ऐसा अजीब सा शेप आ गया तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर यूज होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का काम यहीं पर आता है। अब समझने की कोशिश करना, यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम लेते हैं छोटे छोटे, यहां पे भी जैसे यहां पर छोटी ये मीनारें बनी हुई थी, ऐसे ही यहां पर भी हम छोटी छोटी मीनारें बना लेते हैं। अब यहां पर जो मीनारें बनती हैं वो किस तरीके की होती हैं, देखो यहां पर मीनारें बनेंगी इस तरीके की। मीनारें मतलब छोटे छोटे डब्बे बना लिए कि हमने कहा भाई एक डब्बा तो ये रहा, ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइंस खींच दी खूब सारी, ठीक है, इस तरीके से खूब सारी वर्टिकल लाइन खींच दी, और उसके बाद यहां पे बना लिए छोटे छोटे, ये बन गए पतले पतले रेक्टेंगल, दिख रहे हैं क्या, ठीक है। यहां पे एक रेक्टेंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बना लिए। अब ये बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक इस रेक्टेंगल की चौड़ाई देखी जाए, तो वो एक रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो है dt, और उसकी हाइट जो है वो है वहां पे वेलोसिटी। यानी कि मैं कह सकता हूं ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम से लेकर इतने टाइम के बीच का जरा सा जो डिस्प्लेसमेंट है, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे टाइम में आएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी है v और टाइम हो गया dt, तो उससे मैंने ये छोटू सा एरिया निकाल लिया। ये बात समझ में आ रही है क्या। अब ऐसे ही उसके बाद अगला एरिया भी निकाल सकता हूं, dt 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 dt, खूब सारे रेक्टेंगल है, इनका मैं कर दूं समेशन, ठीक है। जैसे पिछले केस में मैंने क्या किया था, यहाँ वेलोसिटी v1 थी, वहां v2 थी, वहां v3 थी, ये टाइम इंटरवल t1 था, ये t2 था, ये t3 था। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या था कुल मिला के, v1 इंटू t1, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, यही तो किया था एरिया निकालने के नाम पे, यही तो किया था। और इसका मतलब दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा वी आई टी आई, समझ लो। समेशन, समेशन का जो साइन होता है ये समेशन का, पता है क्या ये वाली बात, नहीं पता है तो जान लो, ठीक है। वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n, जहां तक भी हम ले जा रहे हैं, यहाँ पे n 3 है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 ही जो टर्म्स हैं वो लिख रहे हैं।
ऐसे ही अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो यहां पे क्या आएगा, समेशन v, तो v हो जाएगा dt। लेकिन जब ये dt होता है तो ये समेशन के, ये जो समेशन का जो सिग्मा होता है, इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा के कान खींच के लंबे कर देते हैं और उसको बना देते हैं इस तरीके का, ठीक है, वो सांप जैसा बन जाता है, ठीक है। और यहां पे v और यहां पे dt, ये इसका मतलब बेसिकली होता है इंटीग्रल, मतलब यहां पे हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखते हैं इंटीग्रल का, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और सबको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रल वी डी टी का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी छोटी छोटी, ये बेसिकली वी डी टी हो गया ये छोटा सा एरिया, ठीक है, और इंटीग्रल वी डी टी हो गया सारे छोटे छोटे एरिया जोड़ दिए। अब सीधी सी बात है, हो सकता है आपके दिल में एक ख्याल आए कि सर वो जोड़ते टाइम ये जो रेक्टेंगल था वो रेक्टेंगल तो बचा रह गया, ऐसे यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल भी नहीं काउंट हुआ और ऐसे ये वाला रेक्टेंगल भी नहीं काउंट हुआ, ये सारे रेक्टेंगल बचे रह गए। तो एक्चुअली अगर आप dt को छोटा कर दो, यहाँ पे आप शायद dt की पावर को एस्टिमेट, मतलब सही में अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है। dt अगर बहुत dt कितना छोटा होता है, बहुत छोटा, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा छोटा। और अगर dt इतना छोटा है तो उस केस में रेक्टेंगल, ये जो ट्राइंगल बनेगा उसका साइज क्या आएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे ट्राइंगल्स बच रहे हैं वो ट्राइंगल्स यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। समझ में आ रही है ये वाली बात, काउंट मतलब ये कहो कि उनका जो एरिया है दैट विल बी टेंडिंग टू 0। तो बेसिकली इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, अब समझ में आने की बात यहां पर यह है कि इंटीग्रल का मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे डेरिवेटिव का मतलब होता था स्लोप ऑफ द ग्राफ, वैसे ही इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रल क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वो हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है यहां पर कि अगर मैं इंटीग्रल वी डी टी निकालता हूं तो वो मुझे चेंज इन पोजीशन देगा, या जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रल ए डी टी क्या देगा, इंटीग्रल ए डी टी चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी को क्या, चेंज इन वेलोसिटी ही बोलते हैं, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब ये एक बात होगी। अच्छा, ऐसे ही जैसे वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रल चेंज इन वेलोसिटी होता है। ऐसे ही पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो इंटीग्रल होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है, ठीक है, या जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर इतनी बात क्लियर होगी तो अब हम आ जाते हैं बिल्कुल प्योर और खालिस मैथ्स के ऊपर कि भाई चीजों का इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, ये इंटीग्रल। देखो बहुत ज्यादा हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे, इंटीग्रल का जितना यूज फिजिक्स में आता है हम सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे यहाँ पर। तो उतनी ही बातें समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कुछ फॉर्मूले समझना। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मैथमेटिकली कौन से फॉर्मूले हमें जरूरत होती है, चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ कुछ फॉर्मूले की, तो सबसे पहले होता है अगर x की पावर n का मुझे इंटीग्रल चाहिए, तो x की पावर n का जो इंटीग्रल होता है दैट इज गिवन बाय x की पावर, यहाँ लिखता हूँ x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। और प्लस एक कांस्टेंट और आता है, जब इस तरीके से लिखा जाता है तो एक कांस्टेंट टर्म और लिखा हुआ आता है। और वो क्यों लिखा हुआ आता है, उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि बेसिकली जैसा कि हमने अभी देखा कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी कि अगर इसको इंटीग्रेट करके ये आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि देख भी लेते हैं, वैसे एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं भाई इसको डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करते हैं याद करो, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा n+1 इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n+1, ये n+1 नीचे लिखा रह जाएगा, पावर का n+1 पहले आगे आएगा यहाँ पर, ठीक है। और x की पावर n+1 -1 यानी कि x की पावर n रह जाएगा। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 0। प्लीज नोट, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या हो सकता है भाई, कांस्टेंट अगर चेंज ही हो गया तो वो कांस्टेंट किस बात का,
जिसका मतलब कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज तो हमेशा जीरो ही आएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो सही बात है, ये n+1 से n+1 कट गया और देखो x की पावर n वापस से आ गया, तो कुल मिला के क्या आया, x की पावर n आया। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट हमेशा जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि x² का इंटीग्रल क्या होगा, चलो बताओ, x² का इंटीग्रल क्या होगा, तो इंटीग्रल हो जाएगा x³ राइट। अब समझना इस बात को, x³ कैसे आया, यही पावर जो थी उसमें एक जोड़ा और उसी एक जुड़े हुए नंबर से डिवाइड कर दिया, तो x² का जो इंटीग्रल आया वो x³ आ गया राइट। मुझे एक बात बताओ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये x² आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करना है यहां पर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x² अपॉन, ये वाला 3 यहीं आ गया, 3 आगे कूद गया और ये 3 से 3 कट गया, डिफरेंशिएशन आता है अपने को, तो फिर से x² आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लो यहां पे x³ + 5 लिखा होता तो उसका डेरिवेटिव क्या आता? उसका डेरिवेटिव भी x² ही आता, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता। इनफैक्ट यहां पे कुछ भी x² प्लस कोई भी कांस्टेंट लिखा होता तो उसका डेरिवेटिव भी x² ही आता। तो सीधी सी बात है, अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्सप्रेशन है या ऑपोजिट प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करने पर ये आना चाहिए, और चूंकि एक जो भी कांस्टेंट होगा वो तो गायब हो ही जाएगा डिफरेंशिएट होते टाइम। इसका मतलब इंटीग्रेट होते टाइम मैं एक कांस्टेंट अपनी मर्जी से लिख दूंगा, मुझे नहीं पता उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर। इसकी वैल्यू निकालने के तरीके आपको क्वेश्चंस के अंदर दिए जाते हैं, जब हम वैसे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझाऊंगा। एक तो चीज ये है, दूसरा एक अभी हम कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट a होती है, एक लिमिट b होती है, वो लिमिट्स यहाँ पर नहीं लिखी हैं, इसलिए ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। जब डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा तब फिर ये कांस्टेंट भी हट जाता है, ठीक है, करेंगे इसके बारे में बात आगे जाके। अभी हम लोग ये देखते हैं कि भाई और कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो जो फॉर्मूले आते हैं, एक फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे जान लिया, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला, वो क्या हो गया, x⁴n का जो इंटीग्रल होता है वो x⁴n+1 अपॉन n+1 होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। खास बात यहाँ पर ये है कि n की वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर n की वैल्यू -1 होती है, अगर हाँ n की वैल्यू -1 होती है, यानी कि इंटीग्रल 1/x dx जो होता है वो हमेशा ln x होता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही आना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने कहा इंटीग्रल ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा, तो उसमें ये होता है कि जब भी आप एक कांस्टेंट टर्म लिखते हो वो सी तो बाहर आ जाता है, बाय इज्जत बाहर आ जाता है, तो ये बचा इंटीग्रल dx, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई किसी एक्सप्रेशन के साथ में भी सी लिखा होगा तो वो सी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये रूल है, अभी बताऊंगा आपको इसके बाद। और ये बन जाएगा cx प्लस सम अदर कांस्टेंट c1, ठीक है। या चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट्स चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे k लिखा होता तो यहाँ पे k बाहर आ जाता, ये k लिखा होता, इंटीग्रल dx इज x, और साथ में एक c और आ जाएगा, ठीक है। एक कांस्टेंट हमेशा जोड़ दो लाइन से, हमेशा, ठीक है, एक c साथ में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, और कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, और काम का एक्सप्रेशन होगा sin x का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल sin x dx वो जो होगा वो हो जाएगा -cos x प्लस c। ध्यान से समझना, cos x का इंटीग्रल cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रल -cos x हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रल cos x dx क्या होगा, तो इंटीग्रल cos x dx की वैल्यू आ जाएगी sin x प्लस c। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रल हो गया sin x। अगर आपको डेरिवेटिव्स भी याद होंगे तो इंटीग्रल भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक वाले हो गए जो आपके बहुत ज्यादा काम आते रहते हैं, अक्सर जो काम आते हैं। बाकी फिर और भी होते हैं हमारे पास छोटे छोटे से, जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि वैसे जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ sec x का इंटीग्रल क्या होता है, या tan x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। इसका मतलब इंटीग्रल sec² x dx
की वैल्यू जो है वो tan x प्लस सी हो जाएगी। ऐसे ही इंटीग्रल sec x tan x dx विल बी इक्वल टू sec x। sec x का एक्चुअली sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो शायद आपको याद हो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ खास बात नहीं है इनके अंदर। सबसे ज्यादा जो काम आते हैं वो ये वाले सारे हैं। एक और आता है कभी कभी, वो है e की पावर x dx। तो वो e की पावर x ही रहता है, मतलब भगवान की दया से। तो ये इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं ये आपके बहुत काम के हैं, जिनको आप लोग अक्सर यूज करते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो इंटीग्रल ex dx आ गया e की पावर x, और ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूले। फिर हम बात करते हैं थोड़े से एक्सप्रेशंस की, थोड़े से कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है ये कि अगर आपने यहां पे लिखा इंटीग्रल के एफ एक्स मतलब हो गया अ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक्स है, ठीक है। कोई भी अजीब सा एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। dx के इंटीग्रल के एफ एक्स dx, अगर एक कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाय इज्जत बाहर आ जाता है और इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि भाई मान लीजिए कि 3x² dx का इंटीग्रल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 तो आ गया बाहर और इंटीग्रल x² dx बच गया। क्या आप मुझे बता सकते हो अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनके बेसिस पे कि x² का इंटीग्रल क्या आएगा? तो x² का जो इंटीग्रल आ जाएगा वो हो जाएगा x³ / 3 और प्लस एक कांस्टेंट साथ में, वैसे 3 से 3 कट जाएगा, यहां पे x³ प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आ गई ये वाली बात? तो k टाइम्स एफ एक्स dx अगर आप लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगला एक्सप्रेशन क्या है? अगला ये है कि अगर इंटीग्रल एफ एक्स प्लस जी एक्स मतलब कोई दूसरा फंक्शन है और उसका dx, यहाँ dx लिखा हुआ है, ये प्लस हो या चाहे माइनस हो, तो दिस इज एक्चुअली एज गुड एज इंटीग्रल एफ एक्स dx और माइनस इंटीग्रल जी एक्स dx। कुछ इसी तरीके का हमने डिफरेंशिएशन के अंदर भी देखा हुआ था कि मतलब एक दो अलग अलग एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, एक ऐड हो रहा है, मतलब दोनों ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अलग अलग इनके इंटीग्रल्स भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यहाँ पे किस तरीके का बन जाएगा? यहाँ पे हम जैसे कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 3x² प्लस 5x। इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो इसके इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल, सॉरी dx भी आएगा, हमेशा ये dx जरूर आएगा, किसके टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो वो जरूर आना चाहिए। तो यहां पे हो जाएगा 3x² dx प्लस इंटीग्रल 5x dx। तो यहां पे क्या बन जाएगा? 3x³ / 3 प्लस c1, और ये बन जाएगा 5 बाहर आ गया, 5 और x का इंटीग्रल हो जाएगा x⁻1 में x² / 2, ठीक है, और प्लस c2। तो अगर आप c1 प्लस c2 अनदर कांस्टेंट, ठीक है, तो यहां पे इसको मैं जो फाइनल लिख सकता हूं वो हो जाएगा 3 से 3 कट गया, तो x³ प्लस 5x² / 2 प्लस सम न्यू कांस्टेंट। c1 कांस्टेंट है, c2 कांस्टेंट है, उन दोनों का सम भी कांस्टेंट है, तो उसका नाम अपन ने c लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई और फंक्शन आ गया, देखो ये दो बेसिक यूजेस होते हैं। एक और केस होता है कि अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि sin x का इंटीग्रल क्या है, ये चेन रूल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज इंटीग्रल sin x, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो माइनस cos x प्लस c बन जाएगा, राइट, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन 5x dx, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो हमेशा समझना ये जो टर्म है ना यहां पर, इसे हम लोग अपना एक डब्बा मान लेते हैं, ठीक है। पहले उस डब्बे के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दो नॉर्मली। तो डब्बे के टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस cos 5x, ठीक है। और फिर उसके बाद
डब्बे के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो। इस ये डब्बा कौन है 5x, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, तो उस 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, प्लस c, और बाद में c तो चिपकाना ही है लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग कभी कभी इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax प्लस b dx। अब भाई e की पावर x होता तो उसको मैं आराम से इंटीग्रेट कर लेता, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बताया था क्या, बिल्कुल बताया था, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे e की पावर ax प्लस बी है तो वो ax प्लस बी को हमें काम करते हैं, हम मानते हैं ax प्लस बी को अपना डिब्बा, ठीक है, और उसके टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, उसके टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रल e की पावर ax प्लस बी का इंटीग्रल, फिर ax प्लस बी ही आएगा, सॉरी इंटीग्रल का साइन तो हटा दूं, इंटीग्रेट तो कर दिया हमने। इंटीग्रेट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो यहाँ पे ax प्लस बी आएगा, और फिर डिवाइड किससे करेंगे, उस ax प्लस बी के डेरिवेटिव से, यानी कि सिर्फ a से। ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ a होगा, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हमेशा ही चिपकाना है। समझ में आ गई वाली बात। तो कभी भी कोई इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा होता है तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। अब ये तो हो गई बात डेफिनेट सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे ये कहता है, अब अपन इसको बिल्कुल प्योर फिजिक्स पे लेकर आते हैं। प्योर फिजिक्स पे लेके आओगे तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि अगर एक एक्सप्रेशन अपने को यहां पर दे रखा है, मान लीजिए कि वेलोसिटी इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको निकालने का जो तरीका होगा आपका वो ये है कि भाई डिस्प्लेसमेंट की ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो सीधे सीधे इंटीग्रल से निकलेगा, या इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, v को लिख दिया dx बाय dt, वो हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, dt को ले गए उधर तो dx हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू dt। वैसे कायदे से देखा जाए तो dt उधर ले जाना टेक्निकली गलत है, जब आप मैथ्स पढ़ोगे 12th क्लास में तब आपको समझ में आएगा, पर अच्छी बात यह है कि ऐसे dt ले जाने से गलत कभी नहीं होता, वो आंसर सही आता है, ठीक है। और आपको कहीं लिख के तो आना नहीं है कि भाई देखो मैं dt उधर लेके चला गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये लिखते हो तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी। उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेट। अब आ रही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहां मैंने क्या इंटीग्रेट करते टाइम मैंने कहा x गोज फ्रॉम, ठीक है, मतलब x कहां से कहां गया, तो मतलब मान लो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो x गोज फ्रॉम 0 टू s, मतलब जब हमने इस कहानी को शुरू किया तो डिस्प्लेसमेंट 0 माना, और मतलब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, टाइम गोज फ्रॉम 1 टू 2 एंड द डिस्प्लेसमेंट गोज फ्रॉम 0 टू s। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, x का इंटीग्रल क्या आएगा, जल्दी से बताओ मुझे, x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू s, ऐसे लिखते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया है। अब यहां पे लिमिट्स इन्वॉल्व हो गई हैं कि मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं करना है, मुझे एक इस समय से लेके उस समय तक का इंटीग्रेशन चाहिए। अगर यहां पे अगर इस ग्राफ का एरिया देखा जाए तो हो सकता है इस ग्राफ का एरिया कुछ 3t स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके का आ सकता है, ठीक है। अगर ये इस तरीके का आ सकता है तो मुझे तो भैया इस टाइम से लेके इस टाइम तक के बीच का एरिया चाहिए, स्पेसिफिकली t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच का एरिया, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और यहां क्या लिखूंगा मैं इंटीग्रल के नाम पे, ये आ जाएगा t क्यूब बाय 3 इंटू 3, ठीक है, प्लस और 2t का इंटीग्रल हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2, और 1 का इंटीग्रल हो जाएगा t। और अब यहां पे मैं कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, टाइम जा रहा है 1 से 2 सेकंड्स के बीच में, तो अगर टाइम जा रहा है 1 से 2 सेकंड्स के लिए तो यहां पे आएगा 1 से लेके 2 तक। सॉल्व करें तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये क्या आ गया t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2,
अब देखो इसके बाद क्या करना है, वेरी क्रूशियल पॉइंट। इसके बाद ये करना है कि यहां पर तो एक बार x को s डाला माइनस, और एक बार x को 0 डाला, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ये बन गया है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, सब में 2 डाला तो 2 क्यूब यानी कि 8 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस टी यानी कि प्लस 2, ये आ गया है आपका, मतलब ये एक एक्सप्रेशन आया माइनस, और एक बार इन सबको 1 डाल दिया, ठीक है, टी को 1 डाल दिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो कुल मिला के एक्सप्रेशन क्या आया, एस की वैल्यू आ गई 8 प्लस 4 इज 12 प्लस 2 14, 40 माइनस 3 इज 11 मीटर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आया 11 मीटर। समझ में आया? इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बातचीत की जाती है। और यही जो क्वेश्चन है, इसी तरीके के सवाल आपके सामने आते रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को दे रखा था टाइम के टर्म्स में, अगर किसी ने एक्सेलरेशन दे दी टाइम के टर्म्स में तो उसे इंटीग्रेट करके हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये मैंने देखो ध्यान से क्या निकाला, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल को 0 माना तो चेंज इन पोजीशन निकल के आ गई। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं आया, क्योंकि वैसे भी अगर आप मान लो यहाँ पे चलो c लिख भी देते तो एक बार 2 लिखते तो भी यहाँ पे वही c लिखा हुआ आता, और फिर 1 लिखते तो भी यहाँ पे वही c लिखा हुआ आता, और जब घटाते तो वो c से c कट जाता। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब जब आपको समय सीमा दी गई हो यहां से वहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो उस केस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मतलब अभी नीचे मैं पीडीएफ में आपको और एग्जांपल्स दे रहा हूं इसके, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। अगली वाली जो क्लास होगी उसके अंदर मैं इसके रिजल्ट भी दूंगा। ठीक है, चलो, तो कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। बाय बाय।